हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेड इजी। आज हम बात करेंगे 15 लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो 2019 में अकर हुए। पूरे साल के हम लैंडमार्क जजमेंट्स कवर करने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा और बहुत रेलेवेंट होगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस है रॉजर मैथ्यू वर्सेस इंडियन बैंक। जी हाँ, रॉजर मैथ्यू वर्सेस इंडियन बैंक। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 2 पावर्स दी, केंद्रीय सरकार को 2 पावर्स दी, एक तो अपॉइंटमेंट की पावर और एक डिटरमाइन द सर्विस कंडीशन। इन दोनों पावर्स किसके लिए दी? एक तो अपॉइंटमेंट की पावर ट्रिब्यूनल को अपॉइंट करने के लिए या फिर सर्विस कंडीशंस डिटरमाइन करने के लिए। मतलब ट्रिब्यूनल की क्या सर्विस कंडीशन होंगी और कैसे उनका अपॉइंटमेंट होगा, कैसे उनकी नियुक्ति होगी। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार के पास पावर है। तो इस केस में यही हल्ड हुआ था। देन बात करते हैं सेकेंड केस की। सेकेंड केस है डीएवी कॉलेज वर्सेस डीपीपी। जी हाँ, डीएवी कॉलेज वर्सेस डीपीपी। इस केस में बेसिकली एनजीओ के बारे में डील किया गया था कि अगर एनजीओ हैं, चाहे वो एडेड हो चाहे वो अनएडेड हो, चाहे वो डायरेक्टली डिपेंडेंट हो या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो, सब विद इन द एम्बिट ऑफ आरटीआई आएंगे। आरटीआई एक्ट 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंडर कवर होंगे एनजीओ सारे, राइट। अब बात करते थर्ड केस की, यशवंत सिन्हा वर्सेस सीबीआई, राइट। यशवंत सिन्हा वर्सेस सीबीआई में कहा गया था, इसमें 2 इश्यूज लिए गए थे बेसिकली। डॉक्यूमेंट्स अनऑथराइज एक्सेस इन ओएसए। 2 बेसिकली इश्यूज ये थे कि इलीगल एक्सेस हो रहा था डॉक्यूमेंट्स का अंडर ओएसए। मैम, अब ओएसए क्या है? ओएसए है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। इसमें कोई भी अगर अनऑथराइज आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे देखा जाता है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में देखा जाता है। अब ये बात करी गई कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अगर अनऑथराइज यूज़ कर लिया गया है तो क्या प्रोसीडिंग में वो वायलेट करेगा? क्या हम डॉक्यूमेंट्स जो अनऑथराइज एक्सेस हम कर रहे हैं, जो लीक हो गए हैं, क्या हम प्रोसीडिंग में यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, हम प्रोसीडिंग में यूज़ कर सकते हैं और कोई भी वायलेशन नहीं होगा। यू कैन यूज़ देम इन द प्रोसीडिंग्स, राइट। अब दूसरा इशू था अनऑथराइज पब्लिकेशन बाय द मीडिया। अब अनऑथराइज एक्सेस तो अलाउ कर दिया गया कि आप प्रोसीडिंग में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अनऑथराइज पब्लिकेशन मना कर दिया गया। जो भी मीडिया ने अनऑथराइज पब्लिकेशन किया था विदाउट द परमिशन, सो इट वाज बैंड एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी उनके खिलाफ चलाई गई, राइट। देन फोर्थ केस है इंडियन होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये वेरी इंपॉर्टेंट केस है और अक्सर मतलब आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। इसे बेसिकली आहार जजमेंट भी बोलते हैं, AHAR। इस वाले केस को महाराष्ट्र में हुआ था ये केस। इसको डांस बार एसोसिएशन वाला केस भी बोलते हैं। इस केस में बेसिकली फैक्ट्स थे, जो इश्यूज थे, बेसिकली बैन ऑन डांस बार इन महाराष्ट्र। इस पॉइंट पे कंसिडर किया गया था। तो पहले ये केस मुंबई हाई कोर्ट में गया जो रिजेक्ट हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस दी, तो ये हमारे सामने है। इस केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कंप्लीट बैन हम डांस बार्स पर नहीं लगा सकते। तो महाराष्ट्र में कंप्लीट बैन नहीं लगा है डांस बार्स पर, राइट। कुछ रेगुलेशंस दी गई हैं, कुछ थोड़ी रिलैक्सेशन दी गई है उन्हें। फिर सेकंड इशू था कि अल्कोहल जो सर्व होती है डांस बार्स में, वो कम्प्लीटली हम उसे बैन नहीं करते हैं, हम कंप्लीट बैन नहीं इम्पोज कर सकते, राइट। देन थर्ड है कि बैन ऑन थ्रोइंग नोट्स ऑन द परफॉर्मर्स। जो भी नोट वगैरह फेंके जाते हैं ऑन द परफॉर्मर्स, ये एक्टिविटी कम्प्लीटली बैन हो गई है, राइट। तो वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है और ये इस एक्टिविटी को कंप्लीट बैन कर दिया गया। देन फोर्थ इशू था कि जो ये डांस बार्स हैं, ये विद इन द प्रेमाइसेस ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का उन्हें एरिया मेंशन किया गया है कि वो 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड रिलीजियस प्लेसेस। मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड रिलीजियस प्लेसेस दोनों से 1 किलोमीटर की परव्यू से दूर होना चाहिए, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, पूछा जा सकता है। उसके बाद है केस आलोक वर्मा वर्सेस सीबीआई। जी हाँ, आलोक वर्मा जो सीबीआई से रिलेटेड थे, फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर थे, उनको ओवरनाइट स्ट्रिपिंग कर दिया गया था, रातों रात ही उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया था और विदाउट रीज़न। तो यहाँ पे इसी केस के बारे में डील करता है, ओवरनाइट स्ट्रिपिंग के बारे में उन्हें हटा दिया गया था। तो फिर एक सिलेक्ट कमेटी इंगेज हुई इस मैटर में, जो कि जिसके साथ परमिशन लेनी होती है हमें DSPE, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट। तो अब हमेशा अगर हमें ट्रांसफ़र करना है किसी भी
CBI डायरेक्टर का, तो हमें सिलेक्ट कमेटी की एज वेल एज DSPE दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तभी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ट्रांसफ़र में एक चीज़ और इस केस में इंक्लूड हुई कि ट्रांसफ़र ऑल्सो इंक्लूड्स फंक्शनिंग, उसकी ओवरऑल फंक्शनिंग भी देखी जाएगी, ये आर्बिट्रेरी नहीं कर सकते कोई भी, राइट। देन नेक्स्ट केस है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल। जी हाँ, सुभाष चंद्र अग्रवाल आपने बहुत फेमस पर्सनालिटी, आपने सुना ही होगा। ये केस बेसिकली CGI की अथॉरिटी पर है, CGI की ऑफिस पे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस को बेसिकली इसमें डील किया गया है। बोला गया है कि CGI का ऑफिस जो है वो एक पब्लिक अथॉरिटी है और विद इन द एम्बिट ऑफ RTI एक्ट आता है। RTI एक्ट 2005 उसके एम्बिट में आता है CGI का ऑफिस। ये अथॉरिटी CGI के RTI एक्ट में आएगी, राइट। फिर एक केस है VH मालविया वर्सेस गुजरात। इस केस में बेसिकली एक सिंपल सा पॉइंट बोला गया था कि 156 सब क्लॉज 3 ऑफ CRPC में मैजिस्ट्रेट जो है वो खाली पोस्ट कॉग्निजेंस ले सकता है, मतलब कॉग्निजेंस जो होता है वो पोस्ट स्टेज पे ले सकता है, प्री पर नहीं ले सकता, मतलब हमेशा इश्यू ऑफ प्रोसेस के बाद ही लिया जा सकता है, इश्यू ऑफ प्रोसेस से पहले नहीं लिया जा सकता। तो बेसिकली पोस्ट के स्टेज के बारे में बात की गई थी कि 156 सब क्लॉज 3 ऑफ CRPC डील्स विद पोस्ट स्टेज ओनली एंड नॉट विद प्री स्टेज, प्री कॉग्निजेंस स्टेज। देन नवेदा प्रॉपर्टीज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें कहा गया था कि 102 ऑफ CRPC में एक पावर दी गई है कि मैजिस्ट्रेट जो है वो खाली मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच नहीं कर सकता, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट केस है रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें कहा गया था कि वॉइस सैंपल, किसी भी अक्यूज को कंपेल किया जा सकता है कि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए अपना वॉइस सैंपल दे, और ये वायलेटिव नहीं होगा आर्टिकल 142 के लिए, राइट। जबकि CRPC में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, बट 142 से ये वायलेट नहीं होगा आर्टिकल। देन बात करते हैं नेक्स्ट केस की, जी राजा वर्सेस TR शर्मा। इस केस में बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कहा गया था। नेगोशिएबल के इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 2 अमेंडमेंट्स हुए हैं, मतलब 2018 में अमेंडमेंट्स हुए हैं, 2-3 सेक्शंस ऐड हुए हैं। तो फर्स्ट अमेंडमेंट हम बात करते हैं 143A ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। 2018 में इसमें अमेंडमेंट हुआ है 1 सितंबर को, तो ये ऐड हुआ है। तो इसमें क्या इशू था, इसमें बेसिकली इशू था पेमेंट ऑफ इंटरिम कंपनसेशन टू कंप्लेनेंट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स। मतलब अगर हम किसी भी वर्कर को अगर हम पेमेंट करते हैं और प्रोसीडिंग चल रही हैं तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, भूतलक्षी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब भूतलक्षी या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है, मतलब आज से पहले अगर कोई भी रेगुलेशन आ जाया है उससे पहले का इफेक्ट उस पर अप्लाई होगा, प्रीवियसली इट विल बी एप्लीकेबल, राइट। देन नेक्स्ट केस है सुरेंद्र सिंह वर्सेस वीरेंद्र गांधी। इसमें बेसिकली दूसरा बोला गया था, दूसरा अमेंडमेंट जो 2018 से आया गया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। इसमें बेसिकली बोला गया था कि 148 ऑफ NI एक्ट जो 2018 से ऐड हुआ है 1 सितंबर 2018 से, इसमें बोला गया था रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, जबकि हमने पहले वाले केस में पढ़ा कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, और इस केस में हमने पढ़ा कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा 148 का। क्या कहता है वो कि अगर कोई भी कन्विक्शन होता है, कन्विक्शन अगेंस्ट अपील होती है, तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, मतलब 1 सितंबर 2018 से पहले भी कंसिडर होगा, जबकि पहले वाले केस में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देन बात करते हैं मोस्ट कंट्रोवर्शियल जजमेंट की, जो कि है 46 CGI सेक्सुअल हरासमेंट केस, जिसमें एक एक्स सुप्रीम कोर्ट मेडिकल स्टाफ ने 22 जजेस के सामने एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने बोला कि CGI ने उन्हें हरास किया है, सेक्सुअल हरासमेंट किया है। तो इसमें 2 इंक्वायरीज हुई, जिसमें 2 पैनल बनाए गए। पहला तो 3 जजेस को कंसिडर किया गया, जिसमें जस्टिस AM मिश्रा, रोहिंटन नरीमन और दीपक गुप्ता का एक पैनल बनाया गया, जिसमें इंक्वायरी की गई क्या ये मैटर सही है या नहीं। देन एक पैनल बनाया गया AK पटनायक, जस्टिस AK पटनायक ने एक पैनल इन हाउस पैनल तैयार किया और उसमें कॉन्स्पिरेसी को डील किया कि क्या ये सही है या नहीं।
और ये इस जजमेंट को बहुत कंट्रोवर्सी झेलनी पड़ी क्योंकि पब्लिक के सामने इसका रिजल्ट डिस्क्लोज नहीं किया गया। तो ये इसमें बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि क्या हुआ, ये उन्होंने सू मोटो ही प्रोसीडिंग्स कर दी, राइट। देन बात करते हैं नेक्स्ट जजमेंट की, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिबिलिटी क्रिएटिव प्राइवेट वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें बेसिकली पुलिस की पावर्स बताई गई थी। एक मूवी थी वेस्ट बंगाल में जिसे पुलिस ने कर्टेल करने की कोशिश की। पुलिस ने कहा कि ये आप इस मूवी को हटाइए क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट है, लेकिन पुलिस के पास कोई पावर नहीं होती कि वो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले। वो गार्जियन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वो खाली उसे मेंटेन कर सकते हैं। तो इस केस में भी यही कहा गया कि पुलिस जो है वो सिनेमा ओनर्स को डायरेक्ट नहीं कर सकती कि आप कोई चीज़ दिखाइए या ना दिखाइए। ये फ्री एक्सप्रेशन का वायलेशन है जो कि मॉब वायलेंस के अगेंस्ट होता है। मतलब फ्री एक्सप्रेशन कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट द मॉब वायलेंस, राइट। पुलिस को अपनी पावर्स रिस्ट्रिक्ट रखनी चाहिए और विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ ही वर्क करना चाहिए, लॉ को उन्हें इंक्रोच नहीं करना चाहिए। फिर एक केस है एम सिद्दीकी वर्सेस महंत सुरेश दास। ये तो आप सबको ही पता होगा, बाबरी मस्जिद के सो कॉल्ड। इस केस में बेसिकली बहुत लंबा जजमेंट है, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसिडर करने की कोशिश की है। इस केस में बेसिकली कहा गया था कि 2.7 एकर्स ऑफ लैंड, जी हाँ 2.7 एकर्स ऑफ लैंड जो कि राम मंदिर को दी गई थी, और इसके अलावा 5 एकर्स ऑफ लैंड दी गई है मॉस्क बनाने के लिए सुन्नी वक्फ को, राइट। अब इसमें 2 पॉइंट्स और कंसिडर हुए, वो थे 1992 का डिमोलिशन जो हुआ था मॉस्क का, वो इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। ऑल्सो जो आइडल्स प्लेस हुए थे मॉस्क के अंडर, वो डेसिग्रेशन का एक्ट खिलाया गया। इसका मतलब ये कि वो रिलीजियस फीलिंग्स को आउटरेज करते थे, वो रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करते थे, राइट। नेक्स्ट है अनोखी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इस केस में बेसिकली गाइडलाइंस बताई गई थी जो एडवोकेट्स जो 10 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस से अबव हैं उनके लिए गाइडलाइंस दी गई हैं कि सीरियस ऑफेंसेस में आपको क्या करना चाहिए, जैसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ के सेंटेंसेस में आपको क्या क्या फॉलोअप करना चाहिए, वो गाइडलाइंस इस केस में दी गई थी। तो ये थे मेरे कुछ केसेस। इसके अलावा एक कोटेशन है मेरे पास, दिस चैनल इज़ लाइक सीड that will illuminate, that will blossom the flowers of tomorrow। तो इसका मतलब ये होता है कि ये चैनल आपके लिए एक सीड का वर्क करेगा जो आपके फ्लावर्स, कल आने वाले फ्लावर्स को ब्लॉसम करेगा और खुशियाँ फैलाएगा, आपको मोटिवेट करेगा और आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। नॉलेज ऑफ फ्लावर्स आपके लिए ब्लॉसम करता रहेगा। तो स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ जजमेंट मैंने इजी लैंग्वेज में कवर करने की कोशिश की है, आपको बस इतना ही पता होना चाहिए। इसके अलावा डिटेल्ड अगर स्टडी आपके पास टाइम है तो आप कर लीजिए, बाकी रेलेवेंट पोर्शन मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको बढ़िया लगता हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको ये कैसा लगा। मैं जानना चाहती हूँ आपका फीडबैक कैसा है इस वीडियो को लेकर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, meet you in the next video with new interesting facts. Thank you, bye bye.